Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 9th of July 2024. 9 जुलाई 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। उससे भी पहले आपको बता दूं कि हमारा यूपीएससी 2025 का जो कोर्स है वो चलने लगा है। सेकंड बैच भी उसका चालू हो चुका है 1 जुलाई से। अभी 5 क्लासेस हुई हैं, आप देख सकते हैं, ऐप में आपको दिख जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इन 2001 पोस्ट द कारगिल वॉर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द डीएसी इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन प्रोक्योरमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज द चेयरमैन ऑफ डीएसी। आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट या नन ऑफ द अबव, ठीक है। नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस मैं आपको बता देता हूं, आप लोग आई होप अटेम्प्ट कर लेंगे अपनी तरफ से। इसका करेक्ट आंसर है, दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एक तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का रिकमेंडेशन था कारगिल वॉर के बाद, और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है डीएसी प्रोक्योरमेंट की। बट तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ डीएसी, ना कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है ना। तो डिफेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ डीएसी, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसमें दो ही स्टेटमेंट सही थे। दूसरा सवाल है, डेलॉस आइलैंड। डेलॉस आइलैंड जो है, इट्स अ टाइनी आइलैंड विच इज डूम्ड टू डिसअपियर, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेलॉस आइलैंड, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी रहा है आजकल। डूम्ड टू डिसअपियर, एक डिकेड के अंदर, विद इन डिकेड्स, कुछ डिकेड्स के अंदर ये डिसअपियर हो जाएगा ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। आपको बताना है कि ये किस वाटर बॉडी में लोकेटेड है। ऑप्शंस आर एड्रियाटिक सी, बेलारिक सी, टिरहिनियन सी या डी एजियन सी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी एजियन सी। अब थोड़ा सा मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं मैप भी आपको दिखा देता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द मैप ऑफ द एजियन सी। एजियन सी अगर आप कंट्री वाइज देखेंगे कहाँ पर है, तो यहाँ पर टर्की और इधर साइड ग्रीस, इन दोनों के बीच में है। टर्की और ग्रीस के बीच में पड़ता है एजियन सी, है ना। बॉर्डरिंग कंट्रीज भी आपको ईजी हो जाएंगे कि टर्की भी है और ग्रीस भी है, ठीक है ना, यहाँ पड़ता है। और एजियन सी के बाद एक अगला सी जो है, एक तो वेस्टर्न साइड में आयनियन सी है और ईस्टर्न साइड में इसका सी ऑफ मार्मरा है। तो आप देख सकते हैं देयर इज अ सी ऑफ मार्मरा आल्सो, और फिर सी ऑफ मार्मरा के इधर जाएंगे तो आपको ब्लैक सी मिलेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। और यहाँ पे एजियन सी के नीचे आपको सी ऑफ क्रीट मिल जाएगा, सी ऑफ क्रीट इज देयर, ठीक है। तो ये तो रही बात एजियन सी की कहाँ है, कंट्री कौन सी है। अब ये देखो, ग्रीस में ही एजियन आइलैंड्स की जब हम बात करते हैं तो ऊपर आपको डेलॉस दिख रहा होगा, ग्रीस है ना, और एजियन आइलैंड्स लिखा हुआ है, और वहां पे आपको देखो डेलॉस लिखा है, एक नेक्सॉस भी लिखा है, एक डेलॉस लिखा है ना। तो ये डेलॉस आइलैंड की लोकेशन है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको मैप भी देखने में मजा आया होगा, समझने में मजा आया होगा, ठीक है। तीसरा सवाल है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि जीईएफ जो होता है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है कुछ मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस के लिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कन्वेंशंस के लिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि जीईएफ जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। तो ऑप्शन से देखो, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एंड चौथा है मिनामाटा कन्वेंशन, ठीक है। तो आपको बताना है किसके लिए देता है। देखो, इसमें सिर्फ मॉन्ट्रियल के लिए नहीं देता है, बाकी तीनों के लिए देता है। तो 1, 3, 4 विल बी द आंसर, या सी इज द आंसर। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी अगर हम बताएं तो आपको ये 1992 में बना था, रियो अर्थ समिट के टाइम पे, जो UNFCCC का हुआ था, और इसको बनाया गया था टू टैकल द प्लैनेट्स मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। एंड इट इज अ फैमिली ऑफ फंड्स विच इज डेडिकेटेड टू वेरियस कन्फ्रंटिंग वेरियस बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड ऑल। तो मेजरली पैसा किसके लिए देता है, किस कन्वेंशन के लिए, तो मिनामाटा कन्वेंशन के लिए देता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपीज के लिए देता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए देता है, या एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए देता है, UNFCCC के लिए तो देता ही देता है। 184 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आपको 3 सवालों में 3 नई चीजें सीखने को मिली होंगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर से, ठीक है ना।
तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं जो आप मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो कि छूट जाएगा, यह है, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक न्यूज़ है, गवर्नमेंट मस्ट श्योर टू शिफ्ट पावर इनिशिएटिव एक्सपेंशन, श्योर टू शिफ्ट पावर इनिशिएटिव एक्सपेंशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टर्म आया है, शोर पावर क्या होता है, तो ये आप लोग लिख लीजिए, सबसे पहले नोट्स में ऐड करिए शोर पावर। तो शिपिंग का टर्म है, शिपिंग पार्लेंस में शोर पावर का मतलब होता है, इट रिफर्स टू द पावर सप्लाई विच इज गिवन टू अ बोट, शिप और एनी मैरीटाइम वेसल व्हेन इट इज डॉक्ड एट द पोर्ट। जब भी कोई बोट, शिप या कोई भी मैरीटाइम वेसल डॉक्ड है पोर्ट पे, तो जब हम उसको पावर प्रोवाइड करते हैं तो इसको शोर पावर कहा जाता है। नाउ इंडिया इज पुशिंग फॉर अ मैकेनिज्म वेर इन शिप्स कैन प्लग फॉर पावर, जहां पे शिप्स प्लग कर सकती हैं फॉर पावर, मतलब दे कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ग्रिड और जनरेटेड थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज, मतलब कि यहाँ पे शिप, बोट और वेसल्स जो है उनको पावर प्रदान करने के लिए, शोर पावर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट प्रयासरत है ना। और इसके लिए वो चाहते हैं कि ये प्लग पावर का यूज करें या रिन्यूएबल एनर्जी की जो पावर है उसका यूज करें, रादर देन डीजल जनरेटर्स एंड ऑल, है ना। डीजल जनसेट्स का यूज नहीं करना चाहते। अब देखो क्या होता है, जब बोट की पावर आती है मेजरली वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है, बट अब उसको रिन्यूएबल सोर्सेज से चाहते हैं। बट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का जो है वो कहता है कि कमर्शियल पावर जो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन है एंड ट्रेडिंग है, वो नॉट परमिटेड फॉर एनी अदर एंटिटी अदर देन द डिस्कॉम, मतलब कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कॉम्स है उनके अलावा आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कमर्शियल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए नहीं कर सकते हैं अदर देन डिस्कॉम्स एंड ऑल। तो अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स को जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा एंड दे विल हैव टू अलाइन, ताकि वो पोर्ट्स पावर या शोर पावर जो है वो जनरेट कर सकें कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो दैट इज वन थिंग विच वॉज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दूसरी न्यूज है, डबल द हेल्थ बजट एंड रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, एक तो है हेल्थ बजट के बारे में बताया गया है और दूसरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के बारे में। तो हेल्थ बजट जो है हमारा वो कम है, ऑब्वियस सी बात है दूसरी कंट्री से कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखो लिखा है गोल पोस्ट दैट consistently shifts is the one related to raising the public health expenditure to the magical figure of 2.5% of GDP। उन्होंने कहा कि भाई देखो हमारा बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं है, टारगेट ये है कि हेल्थ में 2.5% ऑफ GDP का हम स्पेंडिंग करना शुरू कर दें, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें जो जीडीपी की पब्लिक हेल्थ है, मतलब जो जीडीपी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, मतलब कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर है वो अभी केवल 1.3% के आसपास है। इसको बढ़ा करके हमको 2.5% करना है। तो सबसे पहली बात तो ये, अब अगर गवर्नमेंट कम स्पेंड करेगी तो ऑब्वियस बात है लोगों को ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि स्पेंडिंग तो होगी ना हेल्थ में। तो जो पैसा लोगों की जेब से जाता है उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब हेल्थ में दिक्कत ये है कि अगर किसी प्राइवेट प्लेयर के पास एक अमीर आदमी जाए चाहे गरीब आदमी जाए, अगर वो ऑपरेशन करा रहा है तो पैसा तो उतना ही लगना है, दोनों को बराबर लगना है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो मार पड़ती है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की, ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों में ज्यादा पड़ती है, ठीक है ना। प्लस इंडिया में जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि सर अभी यहाँ पे आयुष्मान भारत आ तो गया है, बट आयुष्मान भारत तो देखो सेकेंडरी टर्शियरी इलाज के लिए है, बट वंस दैट इज डन, एक बार वो हो जाए तो आफ्टर केयर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है ना। तो दैट इज वन थिंग जो कि ऑथर ने यहाँ पे बताया कि आफ्टर केयर उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि 60 से 80 मिलियन हाउस होल्ड्स ऐसे हैं विच हैव फॉलन बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉर अवेलिंग द मेडिकल केयर। मतलब 60 से 80 मिलियन हाउस होल्ड केवल ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे इसलिए आ गए क्योंकि दे वर अवेलिंग द मेडिकल केयर, है ना। एंड इट इज द पैराडॉक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स that despite of all this health is not a major issue for the governments, है ना। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उनको कभी हेल्थ का इशू लेकर के नहीं इलेक्ट होती हैं। तो ये आप सोचो कि 60 से 80 मिलियन हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो केवल हेल्थ में खर्चे के कारण पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए, बट स्टिल दे आर द गवर्नमेंट्स इलेक्टेड, दे डू नॉट गिव हेल्थ एज अ मेजर थिंग इन द पोर्टफोलियोज एंड ऑल, जो उनका प्रोपेगेंडा पोर्टफोलियो रहता है, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या क्या होती है। तो देखो क्या होता है, ब्रेकिंग नॉर्मल एक मैकेनिज्म है जिससे कि गाड़ी आपकी रुकती है या स्लो डाउन होती है ना। ब्रेकिंग तो वही मैकेनिज्म है ना। तो कुल मिलाकर के अगर व्हीकल मूव कर रहा है तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मूवमेंट के दौरान बनती है, ठीक है ना।
अब मान लो व्हीकल को स्लो करना है तो आप ऑब्वियसली बात है सिस्टम ऑफ ब्रेकिंग होता है उसके लिए। तो ये ब्रेकिंग का सिस्टम अलग अलग टाइप का होता है। तो सबसे पहला होता है मैकेनिकल ब्रेक, है ना, लिख लेना। मैकेनिकल ब्रेकिंग सबसे पहले होती है। मैकेनिकल ब्रेकिंग में रॉ फ्रिक्शन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्क ब्रेक जो होता है, डिस्क ब्रेक में क्या करते हो आप, प्रेस करते हो ब्रेक पैड्स को और उससे एक डिस्क कनेक्टेड रहती है स्पिनिंग व्हील्स में, और वो जो डिस्क रहती है वो टायर के साथ चिपक जाती है। अब जब टायर के साथ चिपकेगी तो उसके साथ फ्रिक्शन होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो गाड़ी आपकी रुक जाएगी, ठीक है ना। अब ये डिस्क ब्रेक जो होता है इसमें इसीलिए होल्स होते हैं ताकि हीट को डिसिपेट किया जा सके, है ना, हीट को डिसिपेट करने के लिए होल्स होते हैं। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि डिस्क ब्रेक में होल्स क्यों होते हैं, तो हीट को बेटर डिसिपेट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो होगी ही होगी। दूसरा जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो है इंडक्शन ब्रेकिंग, ठीक है ना। इंडक्शन ब्रेकिंग में क्या होता है, एक मैग्नेट जो रहता है, मैग्नेट से फिर वो इंड्यूस करते हैं सर्कुलर इलेक्ट्रिक करंट और वो व्हील के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है। और ऑब्वियस सी बात है अगर मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी व्हील के, तो ऑब्वियस सी बात है उसके कारण वो फिर मैग्नेटिक उसके कारण वो रुकेगा। तो ये जो है एक्सटर्नल मैग्नेट की मदद से हम जो इंटरनल उसको स्टॉप कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम इंडक्शन ब्रेकिंग। अब ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक ऐसा ब्रेक सिस्टम है which is designed to convert the kinetic energy of the wheels to a form that can be stored and used for other purposes। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को जो व्हील्स की है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वापस कन्वर्ट करते हैं। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, इसमें रिवर्स मैकेनिज्म है। रिवर्स मैकेनिज्म कैसे, जैसे मोटर क्या करता है, मोटर आपका क्या करता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो मोटर रोटेट करने लगता है, गाड़ी चलने लगती है। इसका रिवर्स मैकेनिज्म रीजनरेटिव ब्रेकिंग में होता है। क्या होता है कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को आपके वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसको हम स्टोर कर लेते हैं बैटरी में। तो रीजनरेटिव इसीलिए क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी को दोबारा से स्टोर कर ले रहे हैं और उसको बाद में यूज कर लेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रीजन। देखो लिखा भी है कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल। देखो ये नॉर्मली जो मोटर होता है उसमें इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम ट्रैक्शन मोटर बोलते हैं, है ना। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में द मोटर ऑपरेट्स एज अ जनरेटर। सिंपल सी बात यह है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के सिस्टम में कनेक्शंस उल्टे हो जाते हैं और मोटर जो है वो जनरेटर की तरह काम करने लगता है। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिकल करंट, वो हम दोबारा से वो एक तो इलेक्ट्रिकल करंट विल बी यूज एज अ व्हीकल ब्रेक्स, है ना। एंड इसके अलावा जो बचता है वो सेपरेट हो जाता है, सेपरेटली स्टोर होता है बैटरी में। तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। व्हाट आर द लॉज प्रिवेंटिंग ट्री फेलिंग इन दिल्ली। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2021 की, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है, ठीक है ना। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी रिपोर्ट निकालता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। उसके अकॉर्डिंग दिल्ली हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर अमंग ऑल द 7 मेजर मेगा सिटीज। 7 मेगा सिटीज में दिल्ली का फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है, उसके बाद मुंबई का है, फिर बेंगलुरु का है ना, याद रखिएगा। तो टॉप 3 में यही है। और दिल्ली का फॉरेस्ट कवर जो है लगभग 13.15% है इसके ज्योग्राफिकल एरिया का, है ना। और ट्री कवर जो है लगभग 147 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ पे और ज़्यादा जो ग्रीन कवर है वो इंक्रीज हुआ है लगभग फ्रॉम 151 टू 342 स्क्वायर किलोमीटर 2021 में। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे तो हैं ही। अब यहाँ पे पेड़ कटने से कैसे बचते हैं, तो यहाँ पे एक एक्ट आया था, द दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994। ये लीगल प्रोटेक्शन देता है ट्रीज को इन द नेशनल कैपिटल। इसके अंदर 2 सेक्शन है। एक तो सेक्शन 2H है जो बताता है कि टू फेल अ ट्री का मतलब क्या होता है, मतलब पेड़ कटने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे सेवरिंग द ट्रंक फ्रॉम द रूट्स, अपरूटिंग, बुलडोजिंग, कटिंग, गर्डलिंग, लूपिंग, पोलैडिंग, अप्लाइंग एब्रोसाइड्स, आर्बोरिसाइड्स, बर्निंग और एनी अदर डैमेजिंग मेथड, सारे मेथड कवर्ड है इसके अंदर, ठीक है ना। और सेक्शन 8 बोलता है नो ट्री और फॉरेस्ट प्रोड्यूस कैन बी रिमूव्ड ऑन एनी लैंड विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द ट्री ऑफिसर। तो यहाँ पे एक पेड़ अधिकारी भी है ना। तो दिल्ली के पेड़ अधिकारी की भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो पेड़ अधिकारी है जो ट्री ऑफिसर है, तो वो उससे बिना परमिशन के आप नहीं काट सकते, इवन ऑन अ प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी। तो अगर आपकी प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी तो भी आप नहीं काट सकते हैं। एंड कोई भी व्यक्ति जो उसको वायलेट करता है उसको 1 साल तक की सजा या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों मिलता है, ठीक है।
अगला है न्यू प्रोविजंस फॉर पुलिस ऑफिसर्स। तो ये बात चल रही है चूंकि 1 जुलाई से हमारे नए एक्ट्स आ गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो उसके रिगार्डिंग है। देखो पहला सब प्रोविजन वही है, 0 FIR का, मतलब आप किसी भी पुलिस थाने में जाकर के FIR लिखा सकते हैं। अब सिर्फ जुरिस्डिक्शन के थाने में लिखाना जरूरी नहीं है, कहीं पे भी जाके लिखा सकते हैं, ठीक है ना। पहले जो था वो अभी भी है कि ओरली आप या राइटिंग में आप अभी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बट नाउ इट कैन बी गिवन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऑल्सो। तो आप सबको पता है कि जो इस बार का एक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो एंड ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा वीडियोग्राफी की बात की गई है कि जब भी कोई पुलिस सर्च या सीजर करेगा तो उसके लिए वीडियोग्राफी करना जरूरी होगा, दैट विल बी मेड कंपलसरी, है ना। फिर मैंने आपको एक बताया था फोरेंसिक्स वाली कि कोई भी ऐसे अपराध जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है उसमें फोरेंसिक्स का एक मेंबर रहना जरूरी है। पहले बहुत कम केसेस थे, है ना, 4-5 केसेस ही थे जिसमें ऐसा था, लेकिन अब ऐसा है कि फोरेंसिक्स के लिए आपको मैंडेटरी हो गया कि अगर 7 साल से ऊपर की सजा वाला कोई केस है तो, ठीक है। इसके अलावा साक्ष्य यानी एविडेंसेस के लिए एक ई साक्ष्य डिजाइन किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, NIC द्वारा ई साक्ष्य बनाया गया, विच विल बी कैप्चरिंग मल्टीपल फोटोज वीडियोज, है ना, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी अपनी सेल्फी ये सब कैप्चर करेंगे इसके अंदर। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट की बात की गई तो इन्फॉर्मेशन अबाउट अरेस्टेड पर्सन इज टू बी मैंडेटरली डिस्प्लेड इन पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में मैंडेटरली अरेस्टेड लोगों की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी। सेक्शन 37 जो है BNSS का, वो कहता है एवरी पुलिस ऑफिसर इन एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ ASI टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड प्रोमिनेंटली डिस्प्लेइंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द अरेस्टेड पर्सन्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अरेस्टेड पर्सन्स की जानकारी दिखाएंगे, ASI रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। Some restrictions have been imposed on arrest of frail or sick and elderly persons। कुछ restrictions लगाई गई कि भाई ये जो frail है या sick है या elderly है उसके arrest के regarding। 37 सेक्शन 35 का सेक्शन 7 जो है वो कहता है कि परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP इज मैंडेटरी फॉर अरेस्टिंग अ पर्सन चार्ज्ड विद एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 3 years इफ सच पर्सन इज इनफर्म और इन अबव 60 years ऑफ एज। तो अगर 3 साल से कम की सजा का केस है और 60 साल से ज्यादा का व्यक्ति है तो DSP की परमिशन जरूरी रहेगी, ठीक है। टाइमलाइंस की बात की गई तो इन केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ विक्टिम ऑफ अ रेप the registered medical practitioner is mandated under section 184 subsection 6 of BNSS to forward the medical report to the IO within 7 days. Who shall forward it to the magistrate concerned? Therefore, doctors must be sensitized about the new law. The investigation of POXO cases is required to be completed within 2 months of recording the information of the offense, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। एक तो अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसमें मेडिकल ऑफिसर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेगा अंडर सेक्शन 184 का सब सेक्शन 6 टू फॉरवर्ड द मेडिकल रिपोर्ट टू द IO विद इन 7 days। 7 दिन के अंदर वो IO को रिपोर्ट भेज देगा और IO जो है वो फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट कंसर्न को। तो डॉक्टर्स मस्ट बी सेंसिटाइज्ड अबाउट द न्यू लॉ, तो डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉक्सो केसेस, जो इन्वेस्टिगेशन है पॉक्सो केसेस की, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 months ऑफ रिकॉर्डिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंस, है ना। इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंस के 2 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अर्लियर जो टाइमलाइन थी वो केवल रेप केसेस के लिए थी, अब पॉक्सो के केसेस के लिए भी डाल दी गई है, ठीक है ना। इसके अलावा IO को मेंटेन करना होगा सीक्वेंस ऑफ द कस्टडी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है ना। दो मेंटेनिंग अ चेन ऑफ कस्टडी इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सीजर, एम्फेसिस इज लेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक। मतलब आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप सीजर करते हो तो उसके तो आपको पूरा सीक्वेंस और ये सब नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। इसके अलावा सेक्शन 113 जो है भारतीय न्याय संहिता का, उसने डिफाइन किया है व्हाट इज अ टेररिस्ट एक्ट एंड इम्पोजेस द ड्यूटी ऑन एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ SP टू डिसाइड वेदर टू रजिस्टर अ केस अंडर सेक्शन और UAPA, ठीक है ना। तो 113 के अंदर सेक्शन टेररिस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर करना है कि UAPA के अंदर करना है, तो ये डिटर्मिनेशन SP करेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पे HPV वायरस के रिगार्डिंग है, वैक्सीन के रिगार्डिंग है, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सर्वाइकल कैंसर वुमेन में कॉज करता है। तो याद रखिएगा इसके लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी एक वैक्सीन है, इसको हम सर्वावैक बोलते हैं, हमारी एक इंडिजिनस वैक्सीन है। अब ऑब्वियस बात है इस आर्टिकल में केवल और केवल ये लिखा गया है ऑथर के द्वारा कि सर्वावैक बनाने में पहला एक तो हमको बहुत टाइम लग गया, 20 से 25 साल लग गए, और दूसरा अभी वर्तमान में और कोई कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स नहीं है, जिसके कारण कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब कॉस्ट बहुत ज्यादा अगर रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है लोग इसको यूज नहीं
नहीं कर पाएंगे। तो एक तो कंपटीशन की बात ऑथर ने की कि भाई वैक्सीन और डेवलप की जाए, दूसरा कॉस्ट कम की जाए, और तीसरा ये है कि अगर कोई पेटेंटेड ड्रग है और आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग अंदर उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आप उसको प्रोड्यूस करें। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।